गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा, कल मैंने आपको प्रत्यय में कौन से प्रत्यय पढ़ाए थे? याद भी है? कुछ देखते हो वीडियो वगैरह? तो कौन से प्रत्यय पढ़ाए थे हमने कल हमने मतु वतु प्रत्यय पढ़ाया था, ठक प्रत्यय पढ़ाया था। आज मैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी प्रत्यय जो मैं आजकल पढ़ा रही हूँ वो किस में आते हैं? तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज त्व और तल प्रत्यय पढ़ेंगे। तो बेटा, त्व और तल प्रत्यय की पहला नियम ये है कि ये दोनों ही प्रत्यय त्व और तल, इसीलिए इनको एक साथ रखा है मैंने, कि ये दोनों ही प्रत्यय यानी त्व और तल जो हैं वो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। यानी कि इनका प्रयोग जो है, जब हम किसी को भाववाचक संज्ञा बनानी होती है तब हम या त्व या तल प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम इसका है कि त्व प्रत्ययांश शब्द जो होते हैं वो हमेशा नपुंसक लिंग, और जो तल प्रत्यय वाले शब्द होते हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। तो जो त्व प्रत्यय लगेगा वो नपुंसक लिंग शब्द बनेंगे, और जिनमें तल प्रत्यय लगेगा वो हमेशा स्त्रीलिंग शब्द बनेंगे। दूसरा नियम है। तीसरा नियम ये है कि तल प्रत्ययांश शब्द के अंत में एक टाप प्रत्यय और लगता है, क्योंकि त्वा का तो आपको शब्द में त्वा ही दिखेगा, अभी आप उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगी ये बात, लेकिन तल प्रत्यय का आपको ता दिखाई देगा। ता कैसा ता? जिसमें आ की मात्रा भी होगी, ठीक है? तो इसलिए वो अभी बताती हूँ मैं। तो उसमें एक टाप प्रत्यय, लेकिन आप मेन चीज़ ये रखिए कि ये, अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं याद रख सकते तो ये याद रखिए, दोनों ही प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए करते हैं। त्वा का त्वा ही आपको शब्द में दिखेगा, तल का ता दिखाई देगा, ठीक है? और ये नपुंसक लिंग में लगेगा। नपुंसक लिंग शब्द इससे, इस प्रत्यय के लगने से बनेंगे, और जो स्त्रीलिंग शब्द बनेंगे वो तल प्रत्यय स्त्रीलिंग शब्द में होगा हमेशा। तो इतनी बात तो आप याद रखिए। फिर आपके मैं इसको उदाहरण देती हूँ। पहला है महत शब्द। तो इसमें शब्द है महत, क्योंकि आप तद्धित प्रत्यय पढ़ें, इसमें धातु नहीं लगेगी, इसमें आप सब के सब क्या लगेंगे? महत, वो शब्द लगेंगे। तो धातु जो होते हैं वो तो कृदंत वाले होते हैं ना प्रत्यय, तो धातुओं को छोड़कर अन्य सभी जो शब्दों में प्रत्यय लगते हैं वे तद्धित, यानी कि धातुओं को छोड़ के कोई भी शब्द हो सकता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है? तो इसमें आप पहला उदाहरण देखिए। महत शब्द है, इसमें जैसे ही हमने त्व प्रत्यय लगाया तो चूंकि त्व का त्व शेष रहता है, इसलिए एक महत है दिख रहा है ना आपको, महत दिख रहा है ना, मा हा आधता, ये यही वाला है। ये जब हम बीच में लिखेंगे तो आधता के रूप में दिखेगा, इसलिए ये तो ज्यों का त्यों है महत शब्द शुरू का। बाद में चूंकि बता रहे हैं त्व प्रत्यय लगेगा तो ये ता और वाह, ये त्व दिख गया। लेकिन जो माँ 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 आपको सारे उदाहरणों में दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि नपुंसक लिंग में, पहले ही आपको बताया जा चुका है कि त्व प्रत्यय हमेशा नपुंसक लिंग में बनते हैं, तो उसके लिए माँ आपको लगाना पड़ेगा। तो इससे त्व प्रत्यय लग के महत्तम शब्द बनेगा, जबकि इसी महत में जब हम तल प्रत्यय लगाएंगे तो महत्ता बनेगा, ठीक है? क्योंकि तल का क्या रहता है? ता शेष रहता है। अब आप कहेंगे कि इसमें तो सब में आ दिख रहा है ना, तो उसीलिए मैंने आपसे कहा था, रहता तो ता है लेकिन बनाते इसको स्त्रीलिंग में, अभी बताया था ऊपर कि तल प्रत्ययांश शब्द जो होते हैं वो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। तो जब हमें इस ता को, नहीं तो महत बनता, लेकिन हमें इसको स्त्रीलिंग में बनाना है, इसलिए हम एक टाप प्रत्यय, आप आगे पढ़ेंगे स्त्रीलिंग में, तो टाप प्रत्यय लग जाएगा, उसमें आ लगाने, और टाप का कुछ शेष नहीं बचता, सिर्फ आ शेष रहता है उसी से। यानी कि अगर आप इसमें जो दिख रहे हैं तो आपको दो प्रत्यय दिख रहे हैं, एक तल तो है ही है, लेकिन जो आ की मात्रा दिख रही है वो सब टाप प्रत्यय का आ है, ठीक है? अब बात आती है आपको, लेकिन हाँ, अगर पेपर में आपसे पूछते दे दें कोई शब्द इनमें से और आपसे पूछे कौन सा प्रत्यय, तो आप केवल तल प्रत्यय लिखेंगे, तब आप नहीं दिखाएंगे, वहाँ टाप वगैरह दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको मैं एक बात बता रही हूँ कि ये है इसका नियम। अब लघु शब्द है, लघु में जब हम त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो लघुत्तम बनेगा, क्योंकि लघु तो ज्यों का त्यों रहेगा, त्व प्रत्यय है, त्व का त्व पूरा रहता है, और नपुंसक लगाने के लिए हम, बनाने के लिए माँ का प्रयोग करते हैं, तो इसमें बन जाएगा लघुत्तम। जबकि इसी में हम तल प्रत्यय जोड़ेंगे तो लघुता। ऐसे पटु शब्द है, पटुत्वम, और तल प्रत्यय पटुता। मानव शब्द है, मानवत्वम, तल प्रत्यय लग के मानवता। देव शब्द के संग लगाया हमने त्व प्रत्यय तो देवत्वम और देवता, तल प्रत्यय। पुरुष शब्द के संग पुरुषत्वम, पुरुषता,
निज शब्द निजत्वम निजता, पूर्ण शब्द पूर्णत्वम पूर्णता, मातृ शब्द मातृत्वम मातृता, कठोर शब्द कठोरत्वम कठोरता, कृति शब्द कृतित्वम कृतिता और दुर्लभ शब्द दुर्लभत्वम दुर्लभता। तो मुझे लगता है बहुत सरल है ये, बहुत ज़्यादा सरल है ये प्रत्यय, तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम अगला इसी के साथ आपके तद्धित प्रत्यय जो आपके पाठ्यक्रम में हैं समाप्त हो चुके हैं। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज स्त्री प्रत्यय भी पढ़ेंगे। वो भी ज़्यादा नहीं है, केवल 2 ही स्त्री प्रत्यय हैं आपके पाठ्यक्रम में। अब स्त्री प्रत्यय की पहले तो स्त्री प्रत्यय की परिभाषा पता होनी चाहिए कि कृत वाले क्या थे कि जो धातुओं के साथ जुड़ते हैं, और तद्धित क्या थे कि जो क्रियाओं को यानी धातुओं को छोड़कर अन्य सभी शब्दों में लगने वाले, वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण कुछ भी हो सकते हैं वो शब्द, वो तद्धित कहलाते हैं। अब स्त्री प्रत्यय की परिभाषा है कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो स्त्रीलिंग की परिभाषा क्या होगी कि जब हमें किसी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना होगा तो जिस प्रत्यय का हम प्रयोग करेंगे वही प्रत्यय स्त्री प्रत्यय कहलाएगा। अब उसी क्रम में आप आगे बढ़ते हुए देखिए, जैसे इसमें पहला प्रत्यय टाप बताया, तो उसका क्या नियम है। अकारांत पुल्लिंग शब्द, एक तो पुल्लिंग शब्द और वो भी कैसा जिसके अंत में अ हो, हर्ष आ। तो शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप और डाप ये 2 प्रत्यय हैं, लेकिन फिलहाल आपके पाठ्यक्रम में टाप है तो आप टाप ही, वैसे दोनों का आ ही शेष बचता है तो ये जोड़ते हैं। ठीक है, अगर कोई अकारांत पुल्लिंग शब्द है और हमें उसको स्त्रीलिंग बनाना है तो हम टाप या डाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, और इसका जो आपको दिखेगा वो क्या दिखेगा, आ दिखेगा शब्द में। अब जैसे ये है अज धन टाप, तो टाप का आ बचा तो क्या शब्द बनेगा, शब्द बनेगा अजता। ठीक है, अब ये वृद्ध शब्द है, वृद्ध से क्या बनेगा, वृद्धा, सॉरी अजता नहीं अजा बनेगा, अजा। और वृद्ध से वृद्धा बनेगा, अश्व से अश्वा बनेगा, और सरल से सरला बनेगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, मूल शब्द है अज और उसमें टाप प्रत्यय लग गया तो शब्द बना अजा, क्योंकि टाप का आ ही शेष रहेगा। वृद्ध शब्द है पुल्लिंग और अकारांत है, अज भी क्या है, अकारांत है और पुल्लिंग है, और हमें इसमें स्त्रीलिंग बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें टाप प्रत्यय लगेंगे, टाप का आ ही शेष बचेगा इसलिए अजा बन जाएगा। ऐसे वृद्ध है वो भी अकारांत है और उसमें भी हम टाप प्रत्यय लगाएंगे तो वृद्धा बन जाएगा। ऐसे अश्व शब्द भी पुल्लिंग है, हम उसमें टाप प्रत्यय लगा के क्या बचेगा, आ बचेगा, शब्द रूप अश्वा बनेगा। ऐसे ही सरल है, सरल में भी सरल शब्द भी क्या है, अकारांत है और पुल्लिंग है। जब हम उसको भी स्त्रीलिंग बनाना होगा तो हम टाप प्रत्यय लगाकर उसमें भी आशेष बचेगा और शब्द रूप क्या बनेगा, सरला बनेगा। ठीक है, अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि टाप प्रत्यय पढ़ रहे हैं ना आप, तो उसी में एक तो आपको बता दिया कि टाप लगेगा किसमें, जो पुल्लिंग शब्द होंगे ऐसे जो अकारांत होंगे उनमें लगेगा, प्लस उसका टाप का क्या बचेगा, आ ही शेष बचेगा। अब दूसरा नियम इसका है कि यदि शब्द के अंत में अक का उच्चारण हो तो टाप प्रत्यय लगने पर क से पूर्व वर्ण में ई का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा शब्द है जिसके अंत में अक आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा शब्द जिसके अंत में अक आ रहा हो तो जो अक आएगा ना उससे पहले वाला जो भी शब्द होगा उसमें हमें छोटी ई लगानी होगी। आप उदाहरण से इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे शब्द है सेवक, तो आप देख रहे हैं कि सेवक में आपको क्या दिखाई दिया, सुनाई दिया, अक सुनाई दिया ना। तो जब अक सुनाई दिया तो इस अक जब हम इसका विग्रह वियोजित करेंगे इस शब्द को तो अ दिखेगा, फिर का आ, का आ, ऐसे दिखेगा। तो जब अक दिखेगा उससे जस्ट पहले क्या है, वाह है, तो वाह में हम क्या करेंगे, छोटी ई की मात्रा लगाएंगे जैसे इसमें बताया। तो क्या बनेगा, तब लगेगा टाप प्रत्यय। टाप तो लगेगा लेकिन ऐसे ही नहीं लग जाएगा, सेवका शब्द नहीं होता है, सेविका होता है। तो वो ये कह रहे हैं यदि जितने भी शब्द ऐसे हैं जिनमें अंत में अक आ रहा हो तो अ से पहले वाले वर्ण पे पहले ई का प्रयोग भी करेंगे। टाप तो लगेगा ही लगेगा, टाप का तो वही आ रहेगा, तब बनेगा। ऐसे ही श्रावक है, इसमें भी आप देखिए अक आ रहा है तो इससे भी जस्ट पहले क्या है, वाह है, तो इस वाह पे
छोटी की मात्रा लगेगा तब लगेगा टाप प्रत्यय और श्राविका बनेगा। ऐसे संयोजक है, इसमें भी अकार आए तो इससे पहले ज है ना, तो इस जा पे भी छोटी की मात्रा लगेगी, संयोजिका बनेगा। ऐसे गायक शब्द होता है, तो गायक से जब हम स्त्रीलिंग में गायक पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं तो टाप तो लगाएंगे, लेकिन वो अक से पहले वाला शब्द या है, इस पर भी हम छोटी की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने ध्यान से इस बात को सुना होगा तो इतनी कठिन बात नहीं है, समझ में आ गई होगी। अब एक बात और है, जितने भी ये अक वाले मैंने दिखाए ये ज़्यादातर प्रत्ययांत शब्द हैं, जो सेवक, श्रावक, संयोजक, गायक, इस तरह से जितने चालक, ऐसे पाठक, इस तरह से जितने भी शब्द होते हैं ये क्या हैं, ऋवुल प्रत्यय होता है, उसमें ऋवुल का वो को अक हो जाता है, तो उससे हो रखे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे लगाया है। अब इसका एक अपवाद दिखा रहे हैं कि यदि कोई शब्द प्रत्ययांत ना हो तो का से पूर्व ई का प्रयोग नहीं होगा। जैसे एक उन्होंने उदाहरण, अगर आप इसको नहीं समझ रहे तो मत समझने की कोशिश करना, इतने से ही काम चला लेना। अब मैंने क्या बताया, जो ये वाले शब्द हैं ये सारे के सारे क्या हैं, प्रत्ययांत हैं। सेवक है, जितने भी चार पांच उदाहरण जो भी मैंने बोले भी, वो सब क्या है, उसमें ऋवुल प्रत्यय है, उससे बने हुए हैं, तो इसलिए हम उससे पहले लगाएंगे। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बिना ही प्रत्यय नहीं होता है लेकिन अक की आवाज़ आती है, तो उसमें नहीं लगेगा, वो ये कह रहे हैं। तो जैसे उपत्यक्ष शब्द है, तो इसमें क्या है, ये है तो इसमें भी अक, लेकिन ये जो है प्रत्यय से नहीं है, ये है ही शब्द ही ऐसा उपत्यय, तो इसमें सीधे लग जाएगा टाप प्रत्यय, और इसका शब्द अगर स्त्रीलिंग में बनाना होगा तो उपत्यय का बनेगा। ऐसे शंख शब्द है, इसमें भी जो है वो भी प्रत्ययांत नहीं है, कोई प्रत्यय नहीं है, अपने आप में ये यही शब्द है, इसलिए इसमें टाप लग के सीधे शंका शब्द बन जाएगा। पढ़ेंगे गीप प्रत्यय, तो गीप प्रत्यय ये दूसरा स्त्रीलिंग का प्रत्यय है, तो ये इसके भी कुछ नियम हैं, ज़्यादा लंबे चौड़े नियम नहीं हैं। जैसे टाप का आ शेष रहता है, ऐसे गीप का ई, दीर्घ ई शेष रहता है। इसका ये कह रहे हैं कि जितने भी पुल्लिंग शब्द हों ऐसे जो ऋकारांत हो या फिर नकारांत हो, तो इन शब्दों में गीप प्रत्यय होता है, ऋकारांत हो अथवा नकारांत, तो उसमें टाप नहीं लगेगा, उसमें गीप लगेगा। जैसे अब ऋकारांत के उन्होंने उदाहरण दे रखे हैं, धात्र धन गीप। अब धात्री शब्द है, तो धात्री में ये री है, इसके दो नियम हैं। एक तो ये है कि ऋकारांत और नकारांत शब्दों में गीप लगेगा स्त्रीलिंग बनाने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये जितनी भी री हैं, दिख रहे हैं बेटा आपको, धात्री दिख रहा है ना री, तो इस री को हर जगह त्रा हो जाएगा। ये देखिए धात्री है तो त्रा हो जाएगा, गीप का तो ई बचेगा, वो तो मैंने ऊपरी बोल दिया, जैसे टाप का आ होता है ऐसे गीप में ई रहेगा, गीप का और कुछ नहीं दिखेगा। जब शब्द रूप में दिखेगा तो आपको ये ई की मात्रा सब में दिख रही है। लेकिन एक चीज़ और भी है, जो ये री की मात्रा होगी, क्योंकि ऋकारांत शब्द है ना, तो जितने भी री होगी उस री को त्रा बन जाएगा, और इस प्रकार से शब्द क्या बनेगा, धात्री। जब आप ये लिखोगे तो री का त्रा बन गया, और उसी त्रा पे इस गीप की ई की मात्रा चढ़ गई और शब्द बन गया धात्री। ऐसे कर्तरी शब्द है मुँह पुल्लिंग, इसका भी ऋकारांत भी है तो लगेगा इसमें गीप स्त्रीलिंग बनाने के लिए, लेकिन इस री को हम पहले त्रा बनाएंगे और तब हम कर्तरी, ये वाला जो रेफ है वो नहीं हटेगा, वो भी लग रखा है, देखो आगे चेंज सिर्फ दो ही होंगे, इस री को त्रा होगा और इस गीप का ई बचेगा। इसी तरीके से भर्तरी शब्द है, तो भर्तरी शब्द में भी क्या है, गीप प्रत्यय लगा स्त्रीलिंग बनाने के लिए भर्तरी, तो उसमें भी वही री का त्रा हुआ और फिर गीप का ई हुआ और शब्द रूप बना भर्तरी। फिर ऐसी अभिनेत्री शब्द है, इसमें भी इस री को आपने पहले त्रा करा तब गीप का ई बन के शब्द बना अभिनेत्री। ये थे उदाहरण ऋकारांत के, और अब मैं दो उदाहरण नकारांत के भी दिए हैं मैंने। एक शब्द है आपका कामिन। कामिन शब्द क्या हुआ, नकारांत है कि नहीं, उसके अंत में ना है, तो उसमें भी गीप प्रत्यय लगा और गीप का ई शेष रहता है, और इस प्रकार कामिनी शब्द बना। ऐसे ही प्रियवादिन शब्द है, प्रियवादिन शब्द भी क्या है, पुल्लिंग है और नकारांत है, तो उसमें भी गीप प्रत्यय लगा स्त्रीलिंग बनाने के लिए, और इस प्रकार से शब्द बना प्रियवादिनी। तो इसी के साथ आपके प्रत्यय समाप्त हुए।